नाजरीन, आपको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज गैर रिवायती अंदाज़ के अंदर अपना प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि रोज़ाना तो आपको पता है कि कारोबारी ख़बरें या फिर बिज़नेस, इकनॉमिक्स, फाइनेंस पर बात कर कर के आप लोग भी सोचते होंगे कि ये बहुत ही संजीदा और गंभीर नौइयत का प्रोग्राम है। अब ज़ाहिर बात है, ईद की मुनासबत से हम कोशिश यही करते हैं कि गुफ्तगू को बड़ा हल्का फुल्का रखें, पर हालात, वाक़यात, मामलात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब ईद पर भी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ बेचैनी ज़रूर होगी। कोशिश करते हैं आपकी बेचैनी को कम करें। वैसे ये ईद बड़ी अच्छी है और ख़ास तौर पे बच्चों की ईद कहलाती है। इसको पाकिस्तान के अंदर मीठी ईद भी कहते हैं और बहुत सारे लोगों के चेहरे खिल जाते हैं इस ईद पर। खैर, औरों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि सबसे ज़्यादा बच्चों की ईद इसलिए होती है क्योंकि इस पर ईदी मिलती है और बच्चे गैर सियासी भी होते हैं। पर यह है कि मैं भी अपने आप को दिल से तो बच्चा ही तस्वर करता हूँ। देखिए कैसे आप का मन ललचा रहा है और कुछ लोग परेशान भी हो रहे होंगे। बात कुछ ऐसी है कि इस ईद के अंदर सबसे ज़्यादा अहम जो बेनिफिशरीज़ होते हैं वो ये बच्चे हैं, और अगर इनकी ख्वाहिशात पूरी ना हों तो फिर आप सोचिए कि इनके वालिदैन की क्या कैफियत होगी, क्या हालात होंगे। अगर इनकी छोटी छोटी ज़रूरियात भी अगर हम पूरी ना कर सकें तो फिर क्या होगा, और हमारे यहाँ यही अलमिया है। खैर, इसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं सोचते। कोशिश हम यही करेंगे कि प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे मौज़ूआत ही लेकर चलें जिसमें आप मुस्कुराते ही रहें। और आज मैंने दावत दी है, आप समझेंगे कारोबार और सनत के हिसाब से मुल्क के अंदर सबसे अहम ओहदेदार तस्वुर किए जाने वाले जनाब इरफान इकबाल शेख साहब, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं PCCI के। इसके अलावा मुतअद्दिद सनती तंजीमें जो हैं, तिजारती तंजीमें जो हैं, उनकी सरबराही भी की है। ताजर सियासत में भी बहुत ज़्यादा मौसर हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत खुश शक्ल हैं, बहुत खुश मिजाज हैं, बहुत खुश इखलाक हैं। सर, वेलकम करता हूँ आपको, ईद मुबारक। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इरफान इकबाल शेख साहब, बात कुछ ऐसी है कि ईद का जब मौजू आता है तो लोग तसव्वुर यही करते हैं कि आप जैसे बिजनेसमैन पूरा साल बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, और आपको तो मैंने देखा है कभी कभार जज्बाती भी होते हैं, गुस्से में भी आते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू भी होंगे जो लोग वाकिफ़ नहीं होंगे। मुझे ये बताइएगा कि आप पर्सनैलिटी वाइज फ्रेंडली हैं, ह्यूमरस हैं, या आप अपने आप को किस तरह से कैटेगराइज करेंगे अगर आपको लोगों को तारुफ कराना पड़े अपनी शख्सियत से? जी नहीं, एक चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली तो ये चीज़ होती है कि आदमी की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप मिलनसार हों, काइंड हार्ट हों, और वो चीज़ें आपकी बात ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनी भी जाती है जी, और मानी भी जाती है। और इसी चीज़ को मैं समझता हूँ कि लेके मैं चला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब अपनी शुरू में जब मैं यूनियन का प्रेसिडेंट भी था एक ज़माने में, फिर उसके बाद मैं लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट भी बना, फिर ये मुख्तलिफ जो हैं हमारी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हेड किया। तो मैं समझता हूँ कि जब आप लोगों के साथ प्यार के साथ बोलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको डील करते हैं तो वो आपकी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और आपकी ज़्यादा बात को मानते हैं। तो इसी चीज़ को मैं लेके चला हूँ इंशाल्लाह। और यहाँ पे भी यही कोशिश की है फेडरेशन में भी कि हम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। जब आप लोगों के साथ अच्छा बोलेंगे, स्पीक जेंटली, पोलाइटली, और फिर आप लोगों की जब उनके काम मुकम्मल करवाएंगे तो फिर लोग आपके साथ हो जाते हैं, फिर वो आपके साथ चलना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसान को, किसी भी अपना ह्यूमन बीइंग को एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा इंसान होता है वो आपका अच्छा बेटा होता है, आपका अच्छा दामाद होता है, आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। तो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं ताकि जो ना इस सोसाइटी में वो अपना कंट्रीब्यूट कर सके और इस सोसाइटी को फ़ायदा दे सके। अच्छा, ईद का दिन ज़ाहिर बात है जब आता है तो आप मुझे ये बताएं कि आपके कौन से ऐसे रिलेटिव या फ्रेंड हैं जिनको देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं या खुश होते हैं मिलके, और कौन से ऐसे रिलेटिव्स हैं जो सबसे पहले आपके यहाँ आते हैं मिलने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपकी अपनी फैमिली आपके भाई, आपके भांजे, भतीजे, आपके सारी जो फैमिली है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 25-30 साल से मेरे घर में ईद के दिन मेला होता है। मेरे तमाम भतीजे, मेरे तमाम जो उनकी बेगमात समेत बच्चों समेत मेरे पास आते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक फैमिली गेट टुगेदर है, और इसमें फैमिली के साथ आप घुल मिल जाते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं, और ये एक बड़ी खुशी की बात होती है। और अल्लाह का हमारे ऊपर एक ख़ास करम है कि हम 5 भाई हैं, तो हमारे जो बच्चे और हमारा आपस में बहुत प्यार है। आपका कौन सा नंबर है भाइयों में? मैं अपने भाइयों में नंबर 4 हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझसे बड़े 2 भाई डॉक्टर हैं, एक तो अमेरिका में होते हैं, अच्छा अच्छा, पिछले कोई 40-45 साल से, और दूसरे भाई जो मैं ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री इन स्टैनफोर्ड। अच्छा अच्छा। दूसरे मेरे भाई FRCS हैं। तीसरे मेरे भाई वो एक ज़माने में आर्मी में थे, हम आर्मी में से उनको लेके आए, 4 साल उन्होंने वहाँ पे सर्विस दी, तो अब वो हमारा एक अलग डिवीज़न है अल्फता इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उस पर वो होते हैं और वो अपना करते हैं। बाकी मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों पार्टनर हैं, अपने जिंदगी में टोटल बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, बच्चों में पॉपुलर हैं अपनी फैमिली में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बच्चों के साथ हमारा बहुत प्यार है, और बच्चों को मुझे याद है कि जब छोटे छोटे सब होते तब तो माशाल्लाह बड़े हमारे बच्चे, कोई आलमोस्ट सारे बच्चे जो ना ये मेरे भाइयों के, मेरे सवाई मेरे बेटे के, बाकी सब मैरिड हैं। अच्छा। तो इसलिए वो एक अरसा मुझे याद है मैं इनको लेके जाया करता था, इनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत वाला मसला रहा था। पहले तो हम इकट्ठे एक वक्त में रहते थे, और एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हम उसी तरह उसी प्यार के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आल्दो हमारे सबके बिजनेस अलहदा हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत वाला मामला है, और ये अल्लाह का ख़ास करम है। नहीं, मैंने कहा बच्चे तो अमूमन उस रिश्तेदार से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जो ईदी ज़्यादा देता हो। देखिए, ईदी जो है ना एक अलहदा एक है, वो तो बच्चों के लिए होती है, एक रस्म है, और वो और होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने अगर आपको तौफीक भी दिया और सब कुछ दिया, तो फिर आपको बच्चों के साथ प्यार भी करना चाहिए। और ये देखिए, आपने कितनी देर, ये कितना अर्सा है ना, फिर आने वाले वक्त में इन्होंने चलना है, और ये जो कज़न्स आपस में मोहब्बत के साथ होंगे और अच्छे तरीके से साथ होंगे, तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ बनती है, और इस स्ट्रेंथ को कायम रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ में एक बड़ा अहम एक सवाल है, वो आपसे पूछना चाहूँगा, नॉस्टैल्जिक सवाल है जी। आपको ईद पर तकरीबन सभी लोगों को अपना बचपन भी याद आता है, आपको भी अपना बचपन याद आता होगा, तो बचपन में सबसे पहले तो आप ये बताएं, बचपन में आप शरारती थे? जी, मैं बिल्कुल शरारती था, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत देखिए, उस उम्र में आप कुछ ऐसी भी अपना हरकतें करते हैं जो बाद में बंदा कहता है यार ये मैंने क्यों की, लेकिन वो उस वक्त आपको उसको करने में मज़ा आ रहा होता है। तो ये बाली उम्रियाँ होती है जिसको आप अपना एंजॉय भी करते हो। बचपन सबका अच्छा होता है बचपन में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो हम कज़न्स भी सारे, हम दूसरे भी, हम एक दूसरे के साथ रहते भी थे और मिलते भी थे। तो एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है बचपन में, और ईदें बड़ी मज़ेदार होती थी। मुझे याद है उस ज़माने में मैं तो आई एम फ्रॉम लाहौर जी। तो लाहौर में एक ख़ास एक फेस्टिवल होता था, उसको हम कहते थे बसंत, और ये पतंगबाजी भी होती थी और मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स भी होते थे। कराची में भी होता है। तो वो कराची, वो हम वहाँ पे बहुत सेलिब्रेट करते थे ईदों पे और उन चीज़ों में। और फिर ईद पे मुख्तलिफ़ किस्म के गिफ्ट आते थे, अपने आपके चचा, आपके ताया और आपके लिए वो लेके आते थे। तो उसको जो हासिल करके जो एक इनर सेटिस्फेक्शन, एक खुशी होती थी, उसका कोई मेल नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चों को साथ ज़रूर उसमें शामिल करना चाहिए, और उनके साथ प्यार मोहब्बत करेंगे, वो सारी उम्र आपको याद रखते हैं। मुझे याद है कि मैं अपने जो मेरे जितने भी नेफ्यूज़ हैं, तो मैं बच्चों को लेके जाया करता था कि चलो जी आए, आप इनको जू ले गए, कभी इनको सैर कराने ले गए। तो वो अभी तक वो याद करते हैं कि चाचू हम आपके साथ जाते थे, हमें बड़ा मज़ा आता था। तो ये मैं समझता हूँ इट वाज अ ब्लेसिंग। हुण तो फोन ही नहीं छोड़ते। नहीं अब तो मामला ये है कि बच्चे हमारे वो फोन ही नहीं छोड़ते, उनको कहते हैं बेटा आओ घुमा फिर आके लाएं। सिनेरियो चेंज हो गया अब तो लाइफ का, एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, एटीट्यूड्स थोड़े चेंज हो गए हैं। और फिर ये मोबाइल ने तो ख़ास तौर पे
एक हर बंदे को इंडिविजुअल कर दिया। वो एक जो यगानगत और एक जो इकट्ठा होता था, सब इकट्ठ होता था, वो अब उस तरह से नहीं रहा। अभी आप देखेंगे जब ये कज़न बैठते भी हैं तो ये हर एक के पास अपना मोबाइल होता है, कोई ना कोई इसमें लगा होता है, तो उस तरह से नहीं होता। जो वक्त हमने और हमारी एज के लोगों ने गुजारा हुआ है वो बड़ा मज़े का और बड़ा फैमिली ओरिएंटेड एक अपना माहौल होता था, और आप उसमें बड़ा एंजॉय भी करते थे। हर किस्म की गेम्स खेलते थे बचपन में, मुझे याद है, और एंजॉय करते थे आप लाइफ को। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना था, आपको याद होगा इस हिसाब से कि ईद पर लोग फिल्म भी देखने जाया करते थे। अब तो खैर आहिस्ता आहिस्ता दैट ट्रेंड इज़ ऑल्सो गोइंग अवे। अच्छा, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा इरफान इकबाल शेख साहब, एक कोई ऐसा बुज़ुर्ग भी होता है जिनसे इंसान बहुत ज़्यादा लगाव या मोहब्बत रखता है, तो आपके कोई एक ऐसे बुज़ुर्ग रिश्तेदार जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा, जिनसे आपका लगाव हो? देखिए, फैमिली में तो बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना नानी के साथ, मेरे ताया के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था हमारा। हमारे ताया जो थे वो बहुत शफीक थे, बड़ी मोहब्बत वाले थे और बड़ा प्यार करते थे। तो यादें होती है ना आपको बचपन की कि किसने मुझसे ज़्यादा प्यार किया। मामू हमारे बड़े अच्छे थे। तो ये तो एक हमारी, क्योंकि एक फैमिली एक ओरिएंटेड एक सिस्टम था पूरा, तो बड़ा अच्छा हमने वक्त गुजारा हुआ है चचाओं के साथ भी, तायों के साथ भी। लेकिन मेरे ताया और नाना नानी जो ना ख़ास तौर पे वो बहुत शफीक और बड़े अच्छे थे। थोड़ा ये होता है कि सम मीडिया आउटलेट्स व्हेन दे आर बेस्ड इन ए सर्टेन सिटी तो फिर वो वहीं की बात करते हैं, और हमारा अब तक चैनल तो आपको पता है ज़्यादा जो है मुख्तलिफ़ शहरों में देखा जाता है। कराची से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि बाकी शहरों में भी देखा जाता है, लोग पसंद करते हैं। इरफान इकबाल शेख साहब, एक चीज़ और है बहुत, मैं आपके साथ प्रेसिंग इशू है, वो ये है कि ऑन ईद पीपल वांट टू गो एंड मीट देयर लव्ड वंस, और यहाँ पर कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। अगर आप हुकूमत के साथ ज़रा डिस्कस करें, निगोशिएट करें, एक अच्छा काम तो हुआ है ये PIA की टिकटें सस्ती करवाई हैं, लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेन्स का भी और साथ साथ रोड नेटवर्क की इम्प्रूवमेंट भी आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में भी कुछ करें ताकि हमारे लोग सस्ते किरायों पर जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलकर आ सकें। जी, बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादा लोग हैं वो बेचारे गरीब लोग हैं, और वो मिडल उसमें उसके साथ उनका ताल्लुक़ है, तो उनके लिए एक ख़ासा बड़ा मसला बन जाता है। जब ये आपने ईद पे उन्होंने सबने ट्रैवलिंग करके अपने विलेज में जाना है, अपने प्यारों से मिलने जाना है, तो वो फैमिली से मिलते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी हैसल होती है। बसेस उस तरह से नहीं होती, ट्रेन उस तरह से नहीं चल रही होती, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। गवर्नमेंट को मैं तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक्चुअली इसके लिए प्लान नहीं किया जाता। हम जो चलते हैं डॉग बेसिस पे, हमें पूरा हमारे देखिए ईद उल ज़ुहा, ईद उल फितर, ये हमारे दो मेन इवेंट हैं। इन दोनों इवेंट्स में हमें इन सारी चीज़ों को पहले ही अरेंज करना चाहिए और उसका पूरा प्लान करना चाहिए, ताकि लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को आसानी करें, ताकि वो आराम से अपने घरों में जा सकें और आराम से वो मिल के और फिर उसके बाद वापस भी आ सकें। तो कम से कम एक जो अपना जो 3 या 4 दिन की जो छुट्टी गवर्नमेंट ने 21 से 25 तक किया, तो कम से कम इन 4-5 डेज़ को आपको फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को, पब्लिक को, ताकि पब्लिक आसानी के साथ मूव कर सके। लोगों को टिकटें नहीं मिलती, लोगों को जगह नहीं मिलती, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं अक्सर सुनता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद शुमार अपना एम्प्लॉयज़ है, मुझे अंदाज़ा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको होती हैं। एक और बात जो मैं ख़ास तौर पे इस ईद के मौके पर कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम जो लोग जिनको जो साहिब सरबत है जी, जो ब्लेस्ड हैं जी, इन लोगों के ऊपर अब ये फ़र्ज़ बनता है। देखिए, आपने जो कुछ आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत जो आपको मिली है, इस मुल्क की वजह से मिली है और इस सोसाइटी की वजह से मिली है, तो इसको लौटाना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। ये उन्होंने आपको, इस मुल्क ने कर्ज़ दिया हुआ है आपको, आपने उसको लौटाना, और ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। तो अपने जितने भी गरीब आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो मुलाजमीन हैं, और वो आप जो लोग जिनको जानते हैं, उनको अपनी खुशियों में साथ शामिल करें। और खुदा के लिए इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचें कि हमारे ये इसमें इतने पैसे खर्च होंगे। ये पैसे भी जो है ना, ये कितनी देर रहने हैं भाई, किसको पता है। लेकिन अल्लाह की मखलूक के साथ अगर आप अच्छा सलूक करेंगे तो अल्लाह आपसे कभी बुरा सलूक नहीं करेगा। ये मेरा इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग ईमान है। और मैं समझता हूँ कि आप जब अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करते हैं
तो फिर अल्लाह की भी आपको ताईद मिलती है और अल्लाह की भी आपको मदद आती है। तो इस मौका पर, खुशी के मौका पर, अपनी खुशियों में इन गरीब और नादार और रिश्तेदारों को किसी सूरत ना भूलिए। उनके घरों में भिजवाएँ, उनके घरों में जाएँ, उनसे जाके मिलें, क्योंकि वो इसी चीज़ पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें वो मिलने आ गए। तो ये चीज़ जो ना, ये बहुत एक हमारी सोसाइटी में जिसकी कमी अब होना शुरू हो गई, जो एक ज़माने में नहीं होती थी। मुझे याद है कि बचपन में क्योंकि एक सादा सी ज़िंदगी होती थी, अब तो ज़िंदगी में लवाजमात बेशुमार हो गए। जी। तो वहाँ पे उस वक्त ये होता था कि कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, तो सब एक से एक बराबर एक तरीके से मिलते थे। बहुत एक अहम, मैं कहूँगा इखलाकी पैगाम तो है ही है, ज़ाहिर बात है। मजहबी तौर पर भी ये बड़ा ही अहम जो एक जुज़ है हमारे यहाँ, लेकिन हम उसको ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर चूँकि लाइट मूड में तो बात हो रही है, लेकिन हमारे माशरे के भी कुछ ऐसे पहलू हैं जो मैं चाहूँगा इरफान इकबाल शेख साहब उसके बारे में ज़रूर बात करें, क्योंकि इन्होंने यहाँ काफ़ी एक विज़न अपनी दिखाई है इस मामले पर। सर, प्रॉब्लम ये है, लोग अब अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते और बहुत सारे लोग रिश्तेदारों से मिलना पसंद भी नहीं करते। आप हैरान होंगे जब मैं आपको वजह बताऊँगा। वजह है इस मीठी ईद पर मुकाबला। हर रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से मुकाबला कर रहा है। हसद, बोझ, कीना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि रिश्तेदार अब एक दूसरे से मिलना महज इस वजह से पसंद नहीं करते कि दूसरा शायद उनसे ज़्यादा कामयाब, दौलतमंद या खुशहाल है। बड़ी अजीब किस्म की कैफियत है। जिससे मिल भी रहे हैं इन दिनों में, आपको पता है, वो शिकायत का परिंदा इकट्ठा करके बैठा हुआ। आजकल शहरी ज़िंदगी, लाइफ इज़ टू फास्ट, लोग नहीं मिल पाते एक दूसरे से। मैं तो लोगों को कहता हूँ यार माफ़ करो, दरगुजर करो, लेकिन हमारे लोग जल्दी माफ़ नहीं करते। फिर आपने चूँकि शहर लाहौर का जिक्र कर दिया, तो मैं तो जब भी ईद पर जाता हूँ तो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए तो मैं ऐसे सोचता हूँ बख्तरबंद गाड़ी में जाऊँ और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लूँ, क्योंकि घर में दाखिल होते ही शिकायतों का एक जो है ना वो हमला हो जाता है, तूफान आ जाता है कि भाई मिलने भी जाएं तो दूसरा शख्स कहीं ऐसा ना हो कि नोकीला हुआ पड़ा हो। ज़रा लोगों को भी ज़रा पैगाम दें और हमारे ताजर सनतकार बिरादरी वालों को भी पैगाम दें कि यार मिलो मिलो, कोई बात नहीं, मिल लो एक दूसरे से, कोई बुराई नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये जितने भी ये इवेंट होते हैं इनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, और इसमें अपनी सेलिब्रेशन में आपको अपने रिश्तेदारों से भी हर सूरत मिलना चाहिए। मुझे पता है इस चीज़ का। मैं पिछली ईद में मुझे याद है कि मैं अपने सुबह सवेरे में जब नमाज़ पढ़ने के बाद, तो हमारे यहाँ ये कि बच्चे ज़रा उठते हैं 9:30-10 बजे तक, जिससे इससे पहले नहीं उठते। तो मैं मेरी थोड़ा सा अर्ली बर्ड, तो मैं 8 बजे उठता हूँ, 8 साढ़े 8 उठ के मैं पहले अपने जाता हूँ अपनी फैमिली में। अपने जो लोग हैं, मेरे फूफीज़ाद हैं, मेरे चचाज़ाद हैं, या वो लोग हैं जिनसे हम नॉर्मली अपनी मसूबियत की वजह से मिल नहीं पाते, तो मैं ख़ास तौर पे उनके पास जाता हूँ, जाके उनसे मिलता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब आप उनके पास जाते हैं तो एक बहुत एक खुशी उनको होती है। देखिए, आप उनके जाके एक सवैयाँ थोड़ी सी आप खा लें, कुछ चीज़ें खा लें, तो लोग आपके साथ मोहब्बत बढ़ जाती है। और ये मेरे ख्याल में तो हमें हर सूरत अपने रिश्तेदारों से मिलना, अपने रिश्तेदारों से उनके साथ मिलजुल के बैठना, और इस ईद के मौके पे ख़ास तौर पे उनको आपस में कदूरतें दिल से निकाल दे बंदा, कदूरतें निकालना। देखें, आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि हमें इस मौका पर कोई किसी किस्म की जो हमारी आपस में कोई मुखासमत भी है ना, उसको बालाए ताक रख के आपने उनके पास जाना है और उनके साथ मिलना है। वो ज़रूर आपसे गिला शिकवा थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन उसके बाद वो आपके साथ घुल मिल जाएंगे। और यही चीज़ है मेन, और इंसानियत भी यही है। और ये जो इवेंट बनाए, और ख़ास तौर पर इस्लाम में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपने देखा कि उनके साथ वो अबू लहब के वो घर था, तो कम वक्त आगे वो कांटे भी छोड़ते थे, तब भी उनको मिलने जाते, बीमार हो गया तो उसकी आदत के लिए चले गए। तो ये हमें सबक सारे मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें भी उन चीज़ों पे चलना चाहिए जो हमारे मज़हब ने, जो इतना प्यारा मज़हब है, इतना प्यार और मोहब्बत वाला मज़हब है, हमें भी उसी तरह से इन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, ताकि ये सोसाइटी जो इस वक्त बिल्कुल एक नई
माहियत इख्तियार कर गई है। और नंबर 2 ये बात भी आपके, अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान है। गरीब आदमी के लिए जीना दोबर हो गया, मुश्किल होता जा रहा है। और मुझे तो आने वाले वक्त से भी थोड़ा सा खौफ आ रहा है कि अभी तक चीज़ें जो है ना उसको हमारी क्योंकि संभल नहीं रही, और अगले 4-5 माह भी मुझे जो है ना और ख़राबी नज़र आ रही है। तो इस वक्त हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने सारे जो रिश्तेदार हैं या सारे गरीब जो हैं या जो उनको साथ लेके चलो यार, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ बनता है। ये आप यकीन मानिए, ये दुनिया में सब कुछ हमने छोड़ के जाना है। अगले हम एज ए मुसलमान यकीन रखते हैं कि अगला एक दुनिया और है, तो उस दुनिया के लिए भी हमें अभी से काम करना चाहिए। और पाकिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त है, गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया है, उसके लिए ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर उनको साथ दें। सर गरीब तो गरीब, मुतवस्सित तबके और जिसे मैं कहूँगा कि नीम मुतवस्सित तबके, अपर मिडिल क्लास के लोग भी जो हैं वो भी परेशान हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग भी बहुत परेशान हैं। ये ऐसी कैफियत पाकिस्तान में पहले मैंने नहीं देखी थी कि जहां अपर मिडिल क्लास के लोग भी who are considered relatively rich in Pakistan prosperous, they too have started checking their kitchen budgets, I'm telling you। और ये सिचुएशन सही नहीं है। खैर, आपने चूँकि सेवियों की बात कर दी और मुझे भी कहा जा रहा है कि भाई इतनी संजीदा गुफ्तगू ना करें, तो मैं आपको इसकी तरफ लाता हूँ। जब मैं आया सेवियां, हम तो सेवियां खाते थे बचपन में, वो बड़ी गाढ़ी गाढ़ी होती हैं, बल्कि और थोड़ी मलाई बढ़ा दी जाती है। कराची में थोड़ी पतली खाई जाती हैं, तो वो उसको कहते हैं शीर खोरमा। शीर खोरमा। खैर, खाने में ये बताइए आपको क्या पसंद है? खाने की सबसे आम चीज़ क्या होती है जिसको आप अवेट कर रहे होते हैं? देखिए, ईद के मौका पर हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारी इस सोसाइटी की डिशेज़ हैं वो ख़ास तौर पे बनाई जाती हैं। वैसे मीठा मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन ईद के दिन सेवइयाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे, आपकी फिरनी, आपकी खीर और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती हैं, और ये सारी की सारी उस टेबल पे लगती हैं सारी, और उसके बाद आप उसको एंजॉय भी करते हो। तो ये देखिए, ये एक ट्रेडिशनल किस्म की जो डिशेस है ना, जी, उसको भी एक लाहौर में एक भटूरे चने बहुत चलते हैं, जी, पूड़ी हलवा बहुत चलता है। इस किस्म की चीज़ें जो है ना, फिर ये ईद के दिन हम आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के साथ ये भी चल रही होती हैं। कुछ आजकल कुछ इंग्लिश स्टाइल में चीज़ें भी चलती हैं, आपको पता है वो सारी है, वो आप टेबल को खूबसूरत करने के लिए वो भी साथ रखते हैं। जी। तो ये एक बड़ा अच्छा समा होता है, और इसमें मैं समझता हूँ कि जब आप फैमिलीज़ के साथ। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल खाने पीने के शौकीन नहीं हैं। बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं। बहुत ज़्यादा शौकीन था। लेकिन अब इस ईद में आके खाना जो ना थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। फिर आप जब कंट्रोल करते हैं तो फिर आप सेहतमंद रहते हैं, तो इस वजह से ये भी करना पड़ता है। लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा मुश्किल गुजरता है उनका हुआ है स्वीट टूथ, जो बगैर मीठे के रह नहीं सकते। ईद पे बदपरहेजी लाजिम होती है। लाहौरी जो ना, लाहौरी लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। जी। और वहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तान में और जो हमारी एंटरटेनमेंट जो है ना वो बहुत कम है। हमारे यहाँ कोई मेहमान भी आता है, हमारे बिजनेस के लोग भी आते हैं, तो हम उनको रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। जी। कुछ अपने मीटिंग करनी है बिजनेस, तो अभी हम रेस्टोरेंट में लेते हैं, क्योंकि हमारे पास और जगह नहीं है, क्लब्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, कोई अपना एक्टिविटीज़ नहीं है, तो इसलिए खाने के ऊपर ज़्यादा जोर होता है। तो ईद पे तो ख़ास तौर पे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ आप तैयार करवाते हैं। मुझे तो पता मेरी फैमिली में होता क्या है, जी, कि मेरी वाइफ को फिक्र होती है कि मैंने इस बार कोई नई चीज़ करनी है, जो हम डिफरेंट करें, थोड़ा सा लोगों को मज़ा आए, और हर चीज़ जो ना ये तो सबसे मिल जाएगी। तो इस किस्म की डिशेज़ भी तैयार होती हैं जो बिल्कुल नई नहीं होती हैं, और बड़े बड़े मज़ेदार एक प्रेजेंटेशन के साथ होती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी हुई है कि हम उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब नाजरीन, चूँकि ये सेगमेंट आपको पता है कंक्लूडिंग सेगमेंट है, और इरफान इकबाल शेख साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ, तो ज़ाहिर बात है देखने वाले हमारे लोग जो होंगे वो ये भी तवक्को कर रहे होंगे कि तिजारत व सनत को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी ये बात करें, और साथ साथ अपना जो एक किरदार है बतौर FPCCI, जो कि एपेक्स बॉडी, जैसे मैंने आगाज़ में ही कहा था कि पाकिस्तान में तिजारत व सनत के शोबे में सबसे ज़्यादा अहम ओहदेदार जनाब इरफान इकबाल शेख साहब। तो मैं इनसे चाहूँगा, इरफान इकबाल शेख साहब, कि दुनियावी एतबार से यहाँ पर आप तिजारत व सनत के शोबे के एक बीकन हैं, तो आपने थोड़ा इनको भी पैसिफाई करना है। लोग बड़े परेशान हैं इस दफ़ा ईद पे, एटलीस्ट मीडिया इज़ रिपोर्टिंग दैट द मार्केट्स हैव वेरी थिन कंज्यूमर्स,
कमिंग इन, तो कुछ आपको देखना पड़ेगा इस मामले में, हुकूमत से डिस्कशन करनी पड़ेगी, क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी, कि खुदा के लिए बैठ के कोई एक फ़ैसला कर लें और उसके मुताबिक चल पड़ें, ताकि ये मुल्क बदकिस्मती से जिस हालात की तरफ जा रहा है वो हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। देखिए, आपके मुल्क को चलाने के लिए सबसे पहले आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होनी है। हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन पे है, हमारी रेमिटेंस डिक्लाइन पे है, हमारी एनर्जी के प्राइसेस इतनी की बढ़ चुकी हैं। हम दुनिया जो हमारे रीजन में है वो 8 सेंट पे हैं, हम 20 सेंट पे हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रेट हम 21% का वो रेट चल रहा है, जबकि चाइना 2.83 पे है, आपका बांग्लादेश 5.8 पे है, इंडिया 6.3 पे है। तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, हम कैसे मुकाबला कर सकेंगे और किस तरह से आगे लेके चल सकेंगे, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही, कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो हमें जब तक देखिए हम आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लाएंगे, हम अपने आईटी जो है ना उसको बेहतर नहीं करेंगे, हम किस तरह से अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करेंगे। हमें ये सारे चीज़ें जो हमने इसके ऊपर बहुत काम किया। देखिए, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पूरी रिसर्च और डेवलपमेंट की एक टीम अपनी रखी हुई है, और जिसमें सारे हमने रिसर्चर और पूरे इकोनॉमिस्ट सारे उसमें शामिल किए। हम इसके ऊपर को 12 पब्लिकेशन जो ना अपने रिसर्च पेपर हम अभी तक पब्लिकेशन कर चुके हैं, और हम उसमें सारी चीज़ों को उसमें ले रहे हैं। हमने स्टील रिवाइवल के ऊपर हमने लिखा है, हमने आपकी एग्रीकल्चर रिवाइवल के ऊपर हमने किया है, हमने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको कैश कराने के लिए जाते हैं दुबई में, सिंगापुर में, तो क्यों ना हम यहाँ पे उसको करो नेट में शामिल, के आपको रेवेन्यू भी हो। इसी तरह से हमारा आईटी में हम बहुत वंडर्स कर सकते हैं। साथ वाला हमसाया मुल्क इंडिया देखें, वो किस तेज़ी के साथ जा रहा है। उनका अगला जो टारगेट है वो 300 बिलियन सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है, 300 बिलियन। हम 2.85 ऑफिशियली या अनऑफिशियली हम 4 और 5 बिलियन के दरमियान है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत स्कोप है। IQ भी हमारा बेहतर है, सिर्फ हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। हमारे अदारे जो यहाँ पे जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, एक नए सिरे से लेके चलना पड़ेगा। देखिए, वक्त चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी बेस अब जब तक हम नहीं अपनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इस मुल्क में हमारे पास पॉपुलेशन है, HR है, हम उसको ह्यूमन रिसोर्सेज को जब तक स्किल नहीं करते और जब तक उनको बेहतर हम वो नहीं करेंगे, हम नहीं चल सकते आगे। इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी सख्त ज़रूरत है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए और वो चीज़ों को इसको आगे लेके चले। ये जो आजकल के हालात हैं, इस हालात से हमें निकलना है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सारी पार्टीज़ को मिल बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोचना है, मईशत के बारे में सोचना है। ये पॉलिटिक्स तो हमने 74-75 साल से काफ़ी खेल रही है, अब हमें इससे निकलना है। क्योंकि आपके माशी अहदाफ आप ये देखें कि इस वक्त हमें FATF ने कहा है कि जी तकरीबन को 0.6% पे जाएंगे। आपका जो वर्ल्ड बैंक है उसने आपको 0.4% में किया, प्रोजेक्ट किया कि जब आपका GDP रेट वहाँ पे, और बाहर आप इंडिविजुअली पता करेंगे तो सारे कहते हैं नेगेटिव में हम जा रहे हैं। तो हम अपने सबसे पहले हमें अपनी मईशत को ठीक करना है, और मईशत नहीं ठीक होगी तो चीज़ें नहीं चल सकेंगी। ये सारी पॉलिटिक्स भी उसी वक्त चलेगी जब ये मुल्क होगा। खुदा के लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर रहम करें और इस मुल्क के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ के इसकी मईशत के लिए बैठ जाएं। और एक हम जो फेडरेशन एक प्लान लेके आ रही है, हमने इसके ऊपर एक पूरा अपना फ्यूचर प्लान बनाया जो 15 ईयर्स के ऊपर है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला रहे हैं, उनके साथ बैठ के उनके ऊपर साइन करवाएंगे, ताकि इंडिविजुअली हर एक अपने साथ एक और प्रपोजल रखना चाहूँगा हुकूमत के सामने आपकी इजाज़त से। देखें, अभी ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिएशन हो, दे आर यूजिंग पॉलिटिकल फोर्सेस। पीपल लाइक यू, इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन लाइक यू are on talking terms with both Imran Khan साहब, the sitting government and other political parties। अगर आप लोगों को भी मिसाके मईशत के सबसे अहम स्टेक होल्डर आप हैं, अगर आप लोगों को इस डायलॉग प्रोसेस के अंदर इस तरह से रखा जाए कि एटलीस्ट यू कैन कन्विंस दीज पॉलिटिकल पार्टीज टू सिट डाउन ऑन ए वन पॉइंट एजेंडा दैट इज़ टू सेव पाकिस्तान इकोनॉमी, तो मेरे ख्याल से मैंने आपसे यहीं पे ही ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और आपकी इजाज़त से कि मेरे ख्याल से अगर आप जैसे और जो विजनरी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको शामिल किया जाए तो मेरे ख्याल से दैट विल बी ए बेटर
मेरा ऐसा ख्याल है दैट विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। क्या कहते हैं? आई एम टोटली एग्री विद यू, आई एम टोटली एग्री विद यू। मैं समझता हूँ कि दिस इज आवर ड्यूटी टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट, बिकॉज यू सी अब वक्त ऐसा आ गया है कि चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो हम जिस सिमत में जा रहे हैं वो डिज़ास्टर है, और हम उस डिज़ास्टर से हमने निकला। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सिर्फ हमारी डायरेक्शन वो ठीक नहीं है। हम अपनी डायरेक्शन को ठीक करें, अपने मुल्क की मईशत के लिए सोचें और इसी का एक प्लान लेके चलें। कोई भी गवर्नमेंट आए 5 साल के लिए, आपकी मईशत के आपके असूल बने होने चाहिए, आपकी डेवलपमेंट प्लान जो है ना, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बना होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट आए, पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी आए। होता क्या है कि एक गवर्नमेंट जाती है तो दूसरी आती है, वो 90 डिग्री पे लेके आती है अपनी पॉलिसीज़। भाई पॉलिसीज़ एक बन जाए और उन्हीं पॉलिसीज़ को लेके चला जाए। देखें, आपका टर्की देख लें आप, टर्की मुझे याद है जब मैं 96 में वहाँ पे टर्की गया तो वहाँ पे लीरा कोई लाखों में चला गया था। फिर उसके बाद उर्दगान साहब आए, उन्होंने आगे चीज़ों को बेहतर किया और एक पॉलिसी दे के आए। अब वो पॉलिसी में कंटिन्यूटी है, पिछले 18 साल से वो मेरे ख्याल में वहाँ पे हैं। अब उनकी 236 बिलियन की एक्सपोर्ट है और मुझे याद है उस वक्त 96 में 24 या 25 बिलियन थी, तो हम भी उस वक्त नहीं थे। तो हम तो नहीं कर सके इस चीज़ को, जिसकी वजह से हमारी तो गवर्नमेंट आती है 2-2.5 साल 3 साल बाद, फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। खुदा के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है, आए हमारे साथ बैठे, हम उसको मिलके करते हैं। उसमें जो चेंजिंग करवानी, जो चीज़ आप चाहते हैं, हम एक चाहते हैं कि एक ऐसा हम अपना प्लान कर दें जिस पे सारे लोग जो मुत्तफिक हो जाएं और फिर उन पॉलिसीज़ को लेके चला जाए। ये पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी आएगी तो ये मुल्क आगे बेहतरी की तरफ और जाएगा। मैं तो ये इस हद तक जाता हूँ कि जो स्टैंडिंग कमिटीज काम कर रही हैं कॉमर्स पर, इंडस्ट्रीज पर या इवन अदरवाइज, दे शुड रेगुलरली उनको चाहिए कि वो FPCCI के साथ इंटरेक्शन रखें ताकि दे आर प्रोवाइडेड द एप नॉलेज। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, पार्लियामेंटेरियंस बहुत सारे हमारे लिए बाइज़्ज़त हैं, आपके भी अजीज़ होंगे, दोस्त होंगे। प्रॉब्लम ये दे आर एब्सोल्युटली दे पोजेस नो बिजनेस एक्यूमेन, उनको इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट होते हैं, इस तक के बिल साइन कर रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो क्या साइन कर रहे हैं, क्या नहीं है कि नहीं। क्या कहते हैं आप? और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पॉलिसीज़ जो है ना, पॉलिसीज़ देखें, हम क्योंकि स्टेक होल्डर के साथ हर वक्त राब्ते में हैं, ग्रॉस रूट की जो प्रॉब्लम है उसको जानते हैं। अभी जो हम बजट प्रपोजल बना के भेजे उसमें हम 3 सेगमेंट हम चेंज कर रहे हैं। हमने पहले होता था कि यूडी कम कर दें, हमने उसको चेंज कर दिया। अब हम करते हैं, हमने किया कि उसमें हमने इशू फ्रेम किया कि इशू क्या है, फिर हम उसके लिए रिकमेंडेशन आपको भिजवा रहे हैं, फिर उसके बाद हम रैशनल एक हम तीसरा उसमें दिया। उसकी वजह ये है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्टर्स जो है ना, इनका आपस में क्लैश होता है, तो हमने उसको एक रैशनल उसका दिया ताकि दोनों साइडों को हम लेके आगे चल सकें। हम इसी बेस के ऊपर अपने बजट प्रपोजल हमने सारी तैयार कर दी हैं और इंशाल्लाह आप गवर्नमेंट के साथ जो भी होगा उसके साथ शेयर करेंगे। चीज़ें देखिए करने से होंगी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम नहीं करेंगे तो ये चीज़ें इसी तरह से और ख़राब होती जाएंगी जैसे अब हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तमाम इकोनॉमिस्ट, तमाम जो हमारे PhDs हैं, उन सब को हम साथ बुला रहे हैं, उन सब के साथ उनकी रिकमेंडेशन के साथ हम पूरा एक फाइनल हमने मुसवदा तैयार कर दिया है। ईद के फ़ौरन बाद हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला रहे हैं, उनके साथ डायलॉग करेंगे, उनके साथ मीटिंग्स करेंगे, उनके साथ डिस्कशंस करेंगे और हम उनकी जो रिकमेंडेशन होंगे उसको भी साथ शामिल करेंगे। फिर दूसरी को बुलाएंगे, फिर तीसरी पार्टी को बुलाएंगे, फिर चौथी को बुलाएंगे। हम समझते हैं कि जब तक ये मसला नहीं बनेगा, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान नहीं बनेगा, इस मुल्क की हालत तब्दील नहीं होनी और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई और फेडरेशन इसमें अपना किरदार 100% अदा करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर से आपको ईद मुबारक। हमारे तमाम देखने वाले को एक मरतबा फिर से ईद मुबारक। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।